अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट? होप यू आर फाइन। चलिए जी, हम लोग जो है वो चैप्टर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड जो है इन्होंने एटम का मॉडल जो है वो डिस्कवर किया था बाय एक्सपेरिमेंट। अब हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी देख ली, पढ़ ली। तो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर हुए तो उनकी पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए रदरफोर्ड ने जो है वो एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया और उनकी पोजीशन को फाइंड आउट करके एटम का मॉडल बताया था। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। एक्सपेरिमेंट क्या था? रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है, उसके जरिए इन्होंने स्ट्रक्चर एटम का बताया। लॉर्ड रदरफोर्ड कैरिड आउट सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन 1911 इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद उन्होंने एटम का स्ट्रक्चर बताया। एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करते हैं, किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। क्या है एक्सपेरिमेंट में, क्या लिया है इन्होंने? थिन गोल्ड मेटल फॉइल लिए। गोल्ड जो है उसको फॉइल में, थिन फॉइल में कन्वर्ट किया, बारीक से जो है वो शीट में, पेपर में कन्वर्ट किया था। गोल्ड को लेने की वजह ही यही थी कि गोल्ड को जो है इजीली जो है वो किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, फॉइल में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस गोल्ड मेटल फॉइल में उन्होंने बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल पास किए थे। ये अल्फा पार्टिकल्स, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हैं जिसकी बम्बार्डमेंट की थी किसके ऊपर से? थिन गोल्ड मेटल फॉइल में। अल्फा पार्टिकल्स के बारे में जानते हैं आप, हमने डिस्कस किया है अल्फा पार्टिकल्स को। कहाँ डिस्कस किया था हमने? जब हमने रेडियो एक्टिविटी डिस्कस की थी। रेडियो एक्टिविटी के अंदर हमने देखा कि रेडिएशन जो है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के अंदर से रेडिएशंस निकलती हैं। 3 टाइप्स की रेडिएशन देखी हैं, अल्फा, बीटा, गामा रेस। अल्फा पार्टिकल, इनकी प्रॉपर्टीज भी हमने डिस्कस की थी। अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा रेस क्या होती हैं? जिन पर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, डिफ्लेक्शन शो करती हैं नेगेटिव फील्ड में। ठीक है, और हीलियम न्यूक्लियाई भी कहा जाता है इन अल्फा पार्टिकल्स को, डबल पॉजिटिव चार्ज होता है इनके ऊपर। ठीक है, तो जब अल्फा जो है वो पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की थी गोल्ड मेटल फॉइल में, और इसको उन्होंने कहाँ ऑब्जर्व किया था? यहाँ जो है वो स्क्रीन लगी हुई होती है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन, और वहाँ पर जो है वो इस अल्फा पार्टिकल्स की जो है फिल्म जो है उन्होंने यहाँ ऑब्जर्व की थी। तो क्या ऑब्जर्वेशन थी, क्या रिजल्ट उन्हें क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, इस गोल्ड मेटल फॉइल में से गुजर जाती हैं विदाउट डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू इट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल पास हो गई हैं विदाउट डिफ्लेक्शन, किसी किस्म का कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। जिस तरह से हमने पास की हैं उसी तरह से यहाँ जो है वो क्या हो रही हैं, इससे बम्बार्डमेंट के बाद, इससे टकराने के बाद पास हो रही हैं, और यहाँ फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे जो है वो हमें यहाँ नज़र आती है। नेक्स्ट सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या थी? सम ऑफ देम, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे भी थे जो कि क्या हो रहे थे, पास तो हो रही थी इस फिल्म गोल्ड मेटल फॉइल में से, लेकिन लार्ज एंगल से डिफ्लेक्शन शो कर रही थी। ठीक है, तो सम ऑफ देम डिफ्लेक्टेड एट लार्ज एंगल। कुछ क्या हुई हैं, लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट होकर क्या हुई हैं, इस गोल्ड मेटल फॉइल से क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं। देखिए नजर आ रहा है। और थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है? वेरी फ्यू ऑफ देम बाउंस बैक। कुछ अल्फा पार्टिकल, बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थी जो गोल्ड मेटल फॉइल से टकराने के बाद ये देखें बाउंस बैक हो गई, नहीं गुजरी यहाँ से, इस गोल्ड मेटल फॉइल से गुजरी नहीं है, बल्कि क्या हुई हैं, बाउंस बैक हो गई हैं, टकराकर वापस आ गई हैं। ठीक है, तो वेरी फ्यू ऑफ देम बाउंस बैक। तो ये क्या थी ऑब्जर्वेशन, किसकी? आपके पास रदरफोर्ड की, इस एक्सपेरिमेंट से। तो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया गोल्ड मेटल फॉइल में और ऑब्जर्व किया कि ज़्यादातर जो हैं अल्फा पार्टिकल्स जब पास की थी इस गोल्ड मेटल फॉइल में से, तो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं, पास हो जाती हैं विदाउट डिफ्लेक्शन। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसी थी जो लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट होकर पास होती हैं इस गोल्ड मेटल फॉइल से, और वेरी फ्यू जो है वो अल्फा पार्टिकल ऐसी थी जो क्या हो गई थी, बाउंस बैक हो गई थी, टकराने के बाद वापस आ गई। ठीक है, तो ये है ऑब्जर्वेशन। चलें जी, नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं हम एक्सपेरिमेंट का। सबसे पहला वॉल्यूम, क्या है वॉल्यूम? द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन एटम मस्ट बी लार्जली एम्प्टी। क्या कहा है हमने कि एटम का ज्यादातर हिस्सा क्या होता है, खाली होता है। और ये कैसे पता चला? क्योंकि हिस्सा खाली था, ये जितने अल्फा पार्टिकल जो इसके अंदर से गुजर गई हैं, इसका मतलब क्या है, ये हिस्सा एटम का क्या है, खाली है।
जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल जब इस गोल्ड मेटल फॉइल से टकराई तो आसानी से विदाउट डिफ्लेक्शन जो है वो इजीली जो है इसके अंदर से गुजर गई। तो एटम का ज़्यादातर हिस्सा क्या होता है, खाली होता है। ठीक है। सेकेंड, न्यूक्लियस। The positive charge in the atom is concentrated in extremely dense region which he called the nucleus. Positive charge कहाँ मौजूद है, सेंटर में मौजूद है, डेंस रीजन में, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया था, न्यूक्लियस का। अब हमने देखा चलिए सेंटर में जो है वो एटम की क्या मौजूद है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। अल्फा पार्टिकल्स कौन सी, इस पर भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो हमें पता है सेम चार्जेस क्या करती हैं, रिपेल करती हैं। तो जब अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट, जिन अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कहाँ से हुई है, न्यूक्लियस के पास से जब वो गुजरती हैं, जो कहाँ मौजूद है, सेंटर में, जो डेंस रीजन है। तो जब अल्फा पार्टिकल इस डेंस रीजन से गुजरती हैं तो पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से न्यूक्लियस से क्या करेंगी, जब न्यूक्लियस से टकराएंगी तो क्या हो जाएंगी, बाउंस बैक हो जाती हैं। गुजरती नहीं है बल्कि क्या हो रही हैं, बाउंस बैक, वापस जो है जिस रास्ते से आती हैं उसी रास्ते से क्या हो रही हैं, बाउंस बैक। तो सेंटर में एटम की क्या मौजूद है, न्यूक्लियस, और जिसमें कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज। रदरफोर्ड ने एटम का स्ट्रक्चर दिया और क्या बताया स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में। हम जो डिस्कस कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट के बाद रदरफोर्ड ने जो है वो एटम का कंप्लीट स्ट्रक्चर बताया। और क्या बताया देखते हैं हम, क्या है स्ट्रक्चर एटम का। According to Rutherford atomic model, an atom consists of, एटम जो है वो कंसिस्ट करता है किस पे, न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एटम में क्या मौजूद है, न्यूक्लियस है और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस कौन सा रीजन है, जो सेंटर में जो डेंस रीजन होता है, ये क्या कहलाता है, किसी भी एटम के सेंट्रल डेंस रीजन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और बाकी इसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द का जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है। तो एटम के किसी भी एटम की बात कर लें तो उसके कितने पार्ट हैं, न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और न्यूक्लियस जो सेंटर में मौजूद है, इसके अंदर क्या है, एटम के दो फंडामेंटल पार्टिकल्स मौजूद हैं, कौन सा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है। और न्यूक्लियस के बाद क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जिसे हम शेल, एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं। इसमें क्या मौजूद है, थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम विच इज नोन एज इलेक्ट्रॉन, जो क्या कर रहे होते हैं, इस ऑर्बिट में, न्यूक्लियस के गिर्द जो शेल और ऑर्बिट हैं इसमें क्या कर रहे हैं, मखसूस शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द। ठीक है। तो न्यूक्लियस में क्या मौजूद है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में, जिसे हम शेल और एनर्जी लेवल्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। यहाँ पीछे पढ़कर आए हैं, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल, नो चार्ज। सारी प्रॉपर्टीज हमने पीछे पढ़ी हुई है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। तो इसी वजह से प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूक्लियस पे भी कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। यही वजह है न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से अल्फा पार्टिकल जब न्यूक्लियस से टकराती हैं तो क्या होती हैं, बाउंस बैक हो जाती हैं। ठीक है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज मौजूद होता है, नेगेटिव चार्ज। पता है ये भी आपको। और हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो निग्लिजिबल मास है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास ना होने के बराबर है, बहुत कम मास होता है। और एटम का जो मास है वो किस पे कंसिस्ट करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास पे। ठीक है। तो मास मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के का जो मास है यही किसी एटम का क्या कहलाता है, मास। तो यानी एटम का मास किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियस पे, क्योंकि ये दोनों पार्टिकल्स कहाँ मौजूद हैं, न्यूक्लियस में मौजूद हैं। तो न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। क्यों है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास हमने कहा निग्लिजिबल मास होता है। तो एटम का जो मास है वो किस पे डिपेंड करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास पे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ मौजूद है, न्यूक्लियस में मौजूद है। तो किसी भी एटम का मास किसके मास पे डिपेंड करेगा, एटम के न्यूक्लियस पे। ठीक है। तो ये है किसका स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर, जो किसने बताया था, रदरफोर्ड ने।
लेकिन जो रदरफोर्ड ने मॉडल दिया, एटम का जो मॉडल दिया था उसमें कुछ डिफेक्ट थे, कुछ उसकी वीकनेस थी जो कि बाद में जो है वो करेक्ट हुई थी नेक्स्ट मॉडल में। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और दो डिफेक्ट्स थे इनके मॉडल में। क्या है दो डिफेक्ट्स? नंबर 1 डिफेक्ट देखते हैं। इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, शेल और ऑर्बिट में न्यूक्लियस के गेट कंटिन्यूअसली क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चूंकि क्या है, आपके पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, मास निग्लिजिबल होने की वजह से क्या कर रहा होता है, कंटिन्यूअसली जो है वो न्यूक्लियस के गेट रिवॉल्व कर रहा होता है। तो ये किसने बात बताई है, रदरफोर्ड ने। तो अगर कंटिन्यूअसली जो है वो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के गेट, तो क्या है, रिवॉल्व करने के लिए इसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो यकीनन इसके अंदर एनर्जी मौजूद है जिसकी वजह से ये रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के गेट। और अगर कंटिन्यूअसली क्या करता रहेगा, रिवॉल्व करता रहेगा, तो क्या होगा, एक वक्त ऐसा आएगा इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और ये कहाँ जाके गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, एटम तो स्टेबल नहीं होना चाहिए। जब न्यूक्लियस में एटम इलेक्ट्रॉन गिर जाएंगे तो एटम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, एटम क्या होता है, हमेशा स्टेबल होता है। तो ये एक डिफेक्ट है कि कंटिन्यूअसली अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के गेट, तो क्या होंगे, एक वक्त ऐसा आएगा कि वो अपनी एनर्जी लूज करते करते एनर्जी खत्म करेंगे और कहाँ गिर जाएंगे, न्यूक्लियस में। हालांकि ऐसा नहीं होता। तो फर्स्ट जो है उनका जो डिफेक्ट था वो यही है, कंटिन्यूअस इमिशन ऑफ एनर्जी। जब मैंने बताया रिवॉल्व करते हुए कंटिन्यूअसली एनर्जी जो है वो क्या करेंगे, इमिट करेंगे और फिर क्या होंगे, न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, ये इनका फर्स्ट डिफेक्ट है। सेकंड क्या है, टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम। अब हम कह रहे हैं कि जब एनर्जी इमिट हो रही है, लाइट की फॉर्म में एनर्जी इमिट होती है, तो दो तरह के स्पेक्ट्रम बनते हैं। अब चूंकि कंटिन्यूअस जो है वो रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो कंटिन्यूअस जो है लाइट जो है वो इमिट होगी। जो स्पेक्ट्रम बनना चाहिए वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आपने देखा होगा, रेनबो देखे ना आपने, तो उसमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। डिफरेंट जो है वो कलर्स नजर आते हैं और वो एक जो है वो बिल्कुल कंटिन्यूअसली जो है वो लाइट उसके अंदर से इमिट हो रही होती है, गैप नहीं होता। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली अगर एनर्जी इमिट होती है तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनता है। लेकिन इस केस में जब हम एटम की बात करते हैं, किसी भी एटम के जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जो एनर्जी जो रिलीज करते हैं वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में नहीं होती बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम में होती है। तो ये भी इनका डिफेक्ट था। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों नहीं बना, लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बना। तो ये दो डिफेक्ट हैं जिसका जो है जिसकी करेक्शन की थी नेक्स्ट मॉडल में। हम नील बोहर एटॉमिक मॉडल देखेंगे। उन्होंने इसकी क्या की थी, साइंटिस्ट हैं नील बोहर, उन्होंने इन दोनों डिफेक्ट को जो है वो करेक्ट किया था, उसकी एक्सप्लेनेशन दी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट मॉडल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डिस्कस कर लिया। रदरफोर्ड ने एटम का मॉडल दिया था एक्सपेरिमेंट के जरिए। उन्होंने क्या बताया था, एटम का स्ट्रक्चर बताया था, जो हमने देख लिया, डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो ये एक्सपेरिमेंट और स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम बाय रदरफोर्ड दोनों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के। अच्छी तरह से याद कीजिएगा, डायग्राम की भी प्रैक्टिस कीजिएगा। आज का होमवर्क आपका यही है, नोट कर लीजिए, लर्न रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल फ्रॉम चैप्टर 3। ठीक है, एक्सपेरिमेंट भी याद करेंगे और रदरफोर्ड का स्ट्रक्चर जो है वो भी डिटेल में इंशाल्लाह नोट्स में मिल जाएंगे आपको, तो वो अच्छी तरह से याद कीजिएगा। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।